नमस्कार। इकोलॉजिज्म, पारिस्थितिकीवाद, और हमने इसकी कोर थीम्स देखी थी कि इसके तहत क्या आता है। आपको संपोषणीयता है, उसका विकास करना है, इको सेंट्रिक चीजों को मानना है ह्यूमन सेंट्रिक की बजाय, और होलिज्म को मानना है। चीजों को आप ऐसे टुकड़ों में मत देखो बल्कि एक साथ देखो, समग्रता के साथ समझो, तब चीजें समझ में आएगी कि वो चीजें सारी इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। मनुष्य कोई स्वायत्त अस्तित्व रखने वाला प्राणी नहीं है कि वो बगैर और चीजों के जी लेगा। तो और चीजें रहेगी तो ही मनुष्य रहेगा, और चीजें समाप्त होगी तो मनुष्य भी समाप्त हो जाए। फिर हमने पृथ्वी के संदर्भ में कुछ अवधारणाएं देखी कि ये पृथ्वी के ऊपर संसाधन नहीं सीमित है, इसलिए इनका कम उपयोग करें ताकि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। ऐसी कुछ कोर थीम्स के बाद आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ इकोलॉजिज्म करेंगे, पारिस्थितिकीवाद के प्रकार करेंगे कि इकोलॉजी है कितने प्रकार की, ये चर्चा करें। पहला है, उसको अपन उदारवादी बोले, साथ साथ में चर्चा करते जाएंगे। या इसको उदारवादी या लिबरल, उदारवादी पारिस्थितिकीवाद। एक करेंगे सोशल या समाजवादी या सामाजिक, सामाजिक करेंगे, सामाजिक पारिस्थितिकीवाद। सोशल इकोलॉजिज्म। एक कर लेंगे रेडिकल, उग्र पारिस्थितिकीवाद। रेडिकल इकोलॉजी। और लास्ट करेंगे नारीवादी पारिस्थितिकीवाद, या ये नहीं करेंगे, डीप इकोलॉजी। इनकी चर्चा करते हैं। ये अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकीवाद है, इनकी अलग अलग थीम्स हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारक है। क्वेश्चन जो ज्यादातर आते हैं इनकी जो शब्दावलियां हैं वहीं से आएंगे, या तो बुक्स आ जाएगी या इनकी शब्दावलियां आ जाएगी। सबसे पहले उदारवादी जो इकोलॉजी है उसकी चर्चा करते हैं। उदारवादी इकोलॉजी कहती है कि ये, चलो ऐसे करते हैं, ये ह्यूमन सेंट्रिक है। फिर मैं ये कहूंगा ये सेलो इकोलॉजी है। ये हरित पूंजीवाद है, ग्रीन। इनके आसपास ही घूमेंगे अपन। ये ग्रीन कैपिटलिज्म का विकास करना चाहती है। इसी से जुड़ी हुई है आपकी कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये शब्द नहीं सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे ये शब्द अपने आप ही जुड़ते जाते हैं। आप रटोगे तो ये तो फिर नहीं जुड़ते ही है। उदारवादी, उदारवादी कौन से होते हैं बल्कि ये बताओ? जो व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं बाकी चीजों की बजाय।
ये खुले बाजार के समर्थक होते हैं। तो उदारवादी वो होते हैं जिनके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। उदारवादी वो होते हैं जो काय में विश्वास करते हैं, भौतिकवाद में विश्वास करते हैं। ये तो भोगवाद में विश्वास करते हैं। तो ये व्यक्तिवाद में, भौतिकतावाद में विश्वास करने वाले जो विचारधारा है, अगर ये पर्यावरण के संदर्भ में सोचे कि तो बीच में किसको रखेगी बताओ? मानव को रखेगी। तो ये कौन से हैं? ह्यूमन सेंट्रिक। उदारवादियों के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है बाकी सभी चीजों की बजाय। ये ऐसी जहां ह्यूमन सेंट्रिक जो इकोलॉजी होती है, जिसमें आदमी महत्वपूर्ण होता है पर्यावरण की बजाय। व्यक्ति स्वामी है और पर्यावरण उसकी सेवा के लिए है, पेड़ पौधे पशु पक्षी उसकी सेवा के लिए है। तो ऐसी इकोलॉजी को हम कौन सी बोलते हैं? सेलो इकोलॉजी। ये ना उदारवादी हैं, ये पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। अब मुद्दा ये है कि कैपिटलिज्म का समर्थन तो करते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म जब डेवलप होता है तो कैपिटलिज्म का जो बेस है ना, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है। तो कैपिटलिज्म है ये उद्योगों को बढ़ावा देता है, क्योंकि औद्योगिकरण की वजह से क्या उभरा था? पूंजीवाद। ये तो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं कि जो उद्योगपति थे उन्होंने धीरे धीरे पूंजी के समस्त संसाधनों पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, चाहे पूंजी चल थी और चाहे पूंजी अचल थी। तो इन उद्योगपतियों ने बाद में पहले तो वस्तु पे कब्जा किया और उसके बाद जो पैसा था, बैंक थे, बीमा था, उन पे भी कब्जा कर लिया। तो अब इनको क्या कहने लगे? हम कैपिटलिस्ट कहने लगे। जिन्होंने उद्योगों पे कब्जा कर लिया था वो कैपिटलिस्ट हो गए। सारी पूंजी उनके पास इकट्ठी हो गई, बैंक उनके हो गए, फैक्ट्रियां उनकी हो गई, वस्तुएं उनकी हो गई, कच्चे माल को वो अपने नियंत्रण में ले आए। तो इससे क्या पनपा? कैपिटलिज्म। अब देखिए, कैपिटलिज्म पनपता है तो ये अपने मुनाफे के लिए क्या लगाता है? अपने कामों के लिए उद्योग कहने होते हैं। तो चलो आज की सोसाइटी तो मान लें कि पोस्ट मेटेरियलिस्ट सोसाइटी है, पोस्ट इंडस्ट्री सोसाइटी है, उत्तर औद्योगिक समाज है। लेकिन हम तो अभी भी उत्तर औद्योगिक पूर्णतः हुए नहीं, आज भी तो उद्योग लग रहे हैं। तो परिणाम क्या होता है? ये पूंजीवाद अपनी भूख लगाने के लिए उद्योग लगाता है। तो उद्योग क्या करते हैं? पर्यावरण का प्रदूषण करते हैं। तो अब ये कहते हैं उद्योग लगाने से तो हम नहीं मानेंगे, तो क्या करें? हम भोगवाद से भी नहीं मानेंगे। बस एक ही काम किया जा सकता है कि आप जो उद्योग लगाने की टेक्नोलॉजी उसको क्या कर लो। तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी का समर्थन करते हैं। अब ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है? कारें तो हम भोग करेंगे क्योंकि हमें तो कारें चाहिए। व्यक्ति के सुख के लिए कार क्या होती है? आवश्यक। इतना किया जा सकता है कि डीजल और पेट्रोल की बजाय ये बैटरी वाली आ सकती है, और पट्टी है उसकी क्या लग सकती है? ग्रीन लग सकती है। फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो धुआं निकलता है या पानी है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। गंदा पानी जो नदियों में डालते हैं, जो CO2 छोड़ते हैं, उसको रोकने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है। दूसरा ये किया जा सकता है कि ये जितने भी लोग पैसा कमाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, ये क्या करेंगे? अपना कुछ पैसा है वो कहां खर्च कर देंगे? पर्यावरण के ऊपर खर्च कर देंगे, पेड़ लगा देंगे। आपने देखा होगा ये बहुत सारे बड़े बड़े घराने हैं, ये पेड़ पौधों का क्या करते हैं? विकास करते हैं शहरों में। ये फिर क्या करते हैं? पेड़ तो बाद में लगाएंगे, पहले वो अपना लिखा हुआ क्या लेके आएंगे? वो एक ग्रीन सा वो सुरक्षा कार्ड लेके आएंगे और उसमें लिखा होगा ये फलाने उसका उद्योगपति का है, पूंजीपति का है, वो करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। कि कॉर्पोरेट्स के पास, बड़े लोगों के पास, धनपतियों के पास जो पैसा आया है वो समाज से आया है, तो वो समाज को लौटाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। तो उसको हम कौन सी बोलते हैं? कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये क्या करते हैं? ये कॉर्पोरेट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए पैसा कहां लगाते हैं? फिर ये पैसा लगाते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी में, ये पैसा लगाते हैं पेड़ पौधों को पनपाने में। तो ये ग्रीन कैपिटलिज्म लेके आते हैं। तो ये कौन सी धारा है? उदारवादी। ये व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानती हुई, भोग को महत्वपूर्ण मानती हुई, भौतिक चीजों को सुख आधार मानती हुई और इन चीजों को मानती है। ये क्या भोग तो हम बंद है नहीं करेंगे, भौतिक चीजों से तो हम प्रेम करेंगे, व्यक्ति के लिए सुख के लिए जरूरी होती है। बस इतना कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को क्या कर लेंगे? ग्रीन। तो इससे संबंधित है ग्रीन कैपिटलिज्म, हरा पूंजीवाद। अब आ गया है ये वाला, ये तो उथला उथला सा है, ऊपर ऊपर की चर्चा करते हैं। ये इनका मेन उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण नहीं है। तो इनका मेन उद्देश्य क्या है बताओ?
व्यक्ति है, इनके सेंटर में आदमी है, पर्यावरण इनके सेंटर में, आदमी कैसे बचे, इनके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये हो गया, तो ज्यादा कुछ नहीं, छोटी छोटी शब्दावली है आपस में जुड़ गई है। इनके लिए आदमी महत्वपूर्ण है, केंद्र में व्यक्ति है। ये ग्रीन कैपिटलिज्म का, ग्रीन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते हैं। अब आ गए हैं सामाजिक इकोलॉजिज्म, परिस्थितिवाद, सोशल इकोलॉजिज्म या सामाजिक परिस्थितिवाद। ये सिंपल सी थीम है इसकी। ये कहते हैं कि अगर हम समाज की संरचनाओं को चेंज कर दें, सोशल स्ट्रक्चर्स को, तो अपने आप ही पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये जो सामाजिक परिस्थितिवादी होते हैं, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए काय में बदलाव चाहते हैं, सामाजिक संरचनाएं बदलो। तो क्या सामाजिक संरचनाएं बदलो, तो ये कहते हैं अपने 3 प्रकार का करेंगे। एक तो कहते हैं कि आप ये जो पूंजीवादी संरचना है इसको बदल दो, और कौन सी संरचना ले आओ, समाजवादी। कि पूंजीवादी संरचना बदल दो, उसकी बजाय समाजवादी संरचना ले आओ, अपने आप ही कौन सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, पर्यावरणीय। समाज की संरचना बदल दी, अर्थव्यवस्था का आपने रूप बदल दिया, तो रूप बदलते ही समस्या का अपने आप ही समाधान हो जाएगा। एक ये कहते हैं कि आप राज्य की संरचना बदल दो। एक तो कहते हैं पूंजीवाद को खत्म कर दो, दूसरे कहते हैं किसको खत्म कर दो, राज्य को। और राज्य को खत्म करके और उसकी जगह क्या ले आओ, अराजकतावाद ले आओ। एक तरीका ये। तीसरा ये कह रहे हैं कि ये वाली संरचना बदल दो, पितृसत्तात्मकता वाली, इसकी बजाय क्या ले आओ, नारियों को ले आओ, अपने आप ही पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये जो संरचना है, समाजवादी कहते हैं कि पर्यावरण के लिए दोषी कौन है, पूंजीवादी है। अराजकतावादी जो राज्य को समाप्त करना चाहते हैं वो कहते हैं कौन है, राज्य। और नारीवादी कहते कौन है, पुरुष। तो ये विरोधी विचारधाराएं। समाजवादी आरोप लगा रहे हैं पूंजीवादियों के ऊपर कि इसको खत्म करो, पर्यावरण समस्या का समाधान हो जाएगा। अराजकतावादी कह रहे हैं कि राज्य की जो संरचना है ना वो गड़बड़ करती है, तो राज्य संरचनाओं को जैसे ही समाप्त करेंगे राज्य को, उसके बाद अपने आप समाधान हो जाएगा। हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कैसे होगा। और नारियां कह रही है कि गड़बड़ कौन करता है पर्यावरण के साथ, पुरुष करता है, इसलिए कौन सी सत्ता समाप्त कर दो, पैट्रियार्की या पितृसत्तात्मकता समाज, वो बदलते बदलते ही अपने आप समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये था सोशल इकोलॉजिज्म। आपको काय में बदलना है, सामाजिक संरचनाएं बदलनी है। ये संरचनाएं हैं, पूंजीवादी संरचना, राज्य की संरचना और पितृसत्तात्मक संरचना बदलते ही समाधान हो जाएगा। अब हमारे पास कुल मिला के इससे निकला हुआ कितने प्रकार का परिस्थितिवाद है, 3 प्रकार का है। अब हम इनको करेंगे। और ये जो सामाजिक परिस्थितिवाद है, जो संरचनाओं को बदलने के ऊपर, स्ट्रक्चर को बदलने पे बल दे रहा है कि ढांचा ही बदल दो समाज का, अपने आप समाधान हो जाएगा, ये आइडिया दिया था मुरे बुचकिन। मुरे बुचकिन, बुकचिन है, बुचकिन है, बुकचिन कह पहले है ना। चले, मुरे बुकचिन है। तो अब सामाजिक परिस्थितिवाद है, सोशल इकोलॉजिज्म है, वो किसकी देन है। अब इधर ही आएगा कि सामाजिक संरचना बदलते पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये आइडिया किसका है, मुरे बुकचिन का। अब इस आइडिया को अपन 3 भागों में बांट लेते हैं। अब 3 भागों में बांटेंगे तो हम करेंगे समाजवादी, अराजकतावादी और नारीवादी। तो संरचना ये तो हटा दो और इसकी जगह कौन सी ले आओ, ये वाली ले आओ। तो अब हमारे पास 3 और प्रकार का इकोलॉजिज्म है हमारे पास। अब देखते हैं कैसा है। एक है
सोशियो इकोलॉजिज्म या सोशलिस्ट इकोलॉजिज्म, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? समाजवादी, समाजवादी पारिस्थितिकीवाद। इसका पहले एक नाम याद कर लेते हैं, ये है रुडोल्फ बेहरो का। और रुडोल्फ बेहरो की पुस्तक है एक रेड टू ग्रीन, कि हम रेड से किस ओर जाएंगे, ग्रीन से ओर जाएंगे। पहले समझते हैं कहना क्या चाह रहे। देखिए मुद्दा यह है कि ये समाजवादी कहते हैं कि जो पूंजीवाद होता है ना, ये पूंजीवाद बहुत ही शोषणकारी होता है और पूंजीपतियों में भारी भूख होती है पूंजी को लेकर और भौतिक संसाधनों को लेकर, और इनमें बिल्कुल भी दया भाव नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, जिस हिसाब से मजदूरों का शोषण करते हैं ना, वैसे ही ये किसका शोषण करते रहते हैं, प्रकृति का भी शोषण करते रहते हैं। तो जो पूंजीपतियों में पूंजी की अथाह भूख होती है, वो मूल कारण है पर्यावरण के प्रदूषण का। तो पूंजीवाद की भूख ये पैदा करती है आपका पर्यावरण प्रदूषण। अब ये कहेंगे इसके लिए क्या करना होगा, आप बताओ। इसका मतलब पूंजीवाद का खात्मा करना होगा। तो पूंजीवाद का जैसे ही खात्मा होगा, अपने आप ही ये जो पूंजी की दौड़ है ये क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये पूंजीपति क्या करते हैं, इनको ये भूखे होते हैं तो ये दौड़ लगाते हैं, आपस में प्रतियोगिता करते हैं। एक कहता है मेरी एक फैक्ट्री है, दूसरा कहता है मेरे पास 2 है, तीसरा कहता है मेरे पास 3 है, तो पहले वाला कहता है मैं भी 3 लगाऊंगा। तो ये ऐसे करके, और पूंजी की जो अंधी दौड़ पैदा होती है उसकी वजह से ये ज्यादा फैक्ट्रियां लगाते हैं, उसकी वजह से फिर पर्यावरण का प्रदूषण होता है। तो किसको हटा दिया जाए, पूंजीवाद को, तो न रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी। अब आ गया तो फिर ये समाजवाद क्या करता है, ये भी तो भोग पे ही बल देता है। बस इतना ही तो है कि ये भोगवादी चीजों को बराबर बांट देता है। तो ये कहते हैं कि जब समाजवाद आएगा ना, तो समाज में बंटवारा है, वो भूख नहीं होती समाजवाद के अंदर चीजों की। वो लोग ना मिल बैठ के खा लेते तो कम में भी काम चला लेते, क्योंकि वहां किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता नहीं होती। भूख जो पैदा होती है ना, वो प्रतियोगिता से पैदा होती है। समाजवाद में किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। तो समाजवाद है, ये आते ही और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है। अब संकट ये आ गया कि फिर ये समाधान होगा कैसे। तो अब झगड़ा शुरू हो गया पर्यावरणवादियों में और समाजवादियों में। समाजवादी कहते हैं कि जो मूल संकट है वो कैसा संकट है, आर्थिक संकट है। ये आर्थिक निर्धारणवाद सुना आपने कभी, आ गया। आर्थिक निर्धारणवाद ये कहता है कि हर चीज के जितने भी संकट है उनके मूल में कौन से तत्व हैं, आर्थिक तत्व, भौतिक तत्व है। तो पर्यावरणीय संकट भी कौन से संकटों से पैदा हुआ है, आर्थिक संकटों से पैदा हुआ है। तो जिस दिन ये आर्थिक संकट है, भौतिक संकट है, इनका समाधान हो जाएगा, उस दिन पर्यावरणीय संकट का भी समाधान हो जाएगा। अपन कार्ल मार्क्स की चर्चा करते हैं। समाज में किस पे टिका होता है, 2, एक आधार और दूसरी अधिसंरचना। पर्यावरण, अब बताओ क्या है पर्यावरण, वेरी गुड, पर्यावरण अधिसंरचना है। तो जैसे ही आप आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप बदलेंगे, पर्यावरण का अपने आप ही स्वरूप बदल जाएगा। समाज का पुनर्गठन होगा, लोगों की सोच का, विचारधाराओं का पुनर्गठन होगा, प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी, लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे, साझा समस्याएं होगी, साझे समाधान हो जाएंगे। अब ये क्या है कि पूंजीपति तो गड़बड़ करते हैं और भोगता कौन है, गरीब भोगता है। पर्यावरण का प्रदूषण तो वो करते हैं। तो ये साझा समस्या नहीं है। समाजवाद में समस्याएं क्या होती है, साझा होती है, और समाधान भी साझा होता है। तो वहां तो समाधान हो जाएगा। यहां पूंजीपति है, वो कभी समाधान की सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसको बहुत ही कम उसके वो दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अधिकांश उसकी जो गंदी की हुई हवा है, गंदी की हुई मिट्टी है, गंदी की हुई वायु है, उसको भोगता कौन है, ये भोगते हैं जो गरीब होते हैं। तो कुल मिला के आर्थिक संकट दूर होते ही और बाकी संकट भी दूर हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि पहले आप करो मार्क्सवादी या साम्यवादी क्रांति, और उसके बाद अपने आप ही कौन सी क्रांति हो जाएगी, पर्यावरणीय क्रांति। तो ये कहते हैं कि जो ये ग्रीन है ना,
ये किसके अंदर छुपा हुआ है? रेड के अंदर छुपा हुआ है। रेड होता है इन साम्यवादियों का जो रंग होता है, कुल मिला के क्रांति करते हैं ना, ये रेडिकल चेंज करते हैं, इन्होंने अपना रंग कौन सा डिसाइड कर रखा है? रेड कलर। और ये जो इकोलॉजी वाले होते हैं, इकोलॉजिस्ट, इनका रंग कैसा होता है? इनका ग्रीन होता है। तो ये कहते हैं कि प्राथमिक चीज क्या है बताओ? रेड है। तो आप पर्यावरणीय संकटों के लिए पर्यावरणीय आंदोलन अलग से मत छेड़ो। ये बहुत बड़ा एक आंदोलन है जो पूंजीवाद के खिलाफ छेड़ा जा रहा है, ये सफल होते ही और ये अपने आप ही सफल हो जाएगा। तो पहले ना ये वाले आंदोलन है, इसी के अंदर कौन से आंदोलन छुपे हुए हैं? ये तो बड़ा आंदोलन कौन सा है? पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन है। ये सफल हुआ नहीं कि अपने आप ही कौन सी चीजें सफल हो जाएगी? पर्यावरणीय। तो रुडोल्फ बैरो कहता है कि पहले रेड है, उसके बाद ग्रीन है। पहले पूंजीवाद के खिलाफ साम्यवादी क्रांति होगी, फिर अपने आप ही कौन सी क्रांति सफल हो जाएगी? ग्रीन क्रांति हो जाएगी। अब आगे पर्यावरणवादी, वो कहते हैं तुम हो झूठे, तुम क्या करते हो? तुम लोगों ने पहले क्रांतियां की। आप इन लोगों ने पहले रूस में क्रांति कर ली, चीन में क्रांति कर ली, और यूएसएसआर के प्रभाव स्वरूप पूर्वी यूरोप में भी साम्यवाद आ गया। तो जैसे पूर्वी यूरोप में, रूस में और चीन में साम्यवाद आया, तो क्या पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान हो गया? क्या नहीं हुआ। आज चीन अमेरिका से ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण करता है। 1990 में इको ग्लास नास्त का जो आंदोलन हुआ था, और पोलैंड और कई देशों में आंदोलन हुए थे, सिर्फ पर्यावरणीय समस्याओं को लेके हुए थे, जबकि वहां तो पिछले 40 साल से क्या था? साम्यवाद था। तो वहां तो और ज्यादा गंभीर संकट खड़े हो गए थे पर्यावरण प्रदूषण के। तो चीन ले लो, यूएसएसआर ले लो, पोलैंड है, हंगरी थी, चेकोस्लोवाकिया था। तो या तो आंदोलन का नाम ही इको ग्लास नास्त था जो चेकोस्लोवाकिया में चला, वो तो मूलतः शुरू ही हुआ था पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ। तो चेकोस्लोवाकिया जो कि एक साम्यवादी देश था 1990 से पहले, 1945 से 50 के बीच वहां साम्यवाद आया यूएसएसआर की वजह से। सोवियत संघ ने दबाव डाला तो पूर्वी यूरोपीय देश चेकोस्लोवाकिया में साम्यवाद आ गया। तो क्या साम्यवाद आने से आपके कौन सी क्रांति सफल हो गई? तो क्या ग्रीन की जो समस्याएं थी, पर्यावरण की समस्याएं थी, वो समाधान हो गई? अगर समाधान हो जाता तो 1990 में इको ग्लास नास्त का आंदोलन क्यों छेड़ा जाता चेकोस्लोवाकिया में? तो ये इकोलॉजी वाले कहते हैं कि तुम भी झूठे हो। समाजवादियों से कहते हैं तुम खुद भोग को बढ़ावा देते हो। तुम क्या करते हो? सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन करते हो, और ज्यादा उत्पादन करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण उतना ही ज्यादा होता है। बस इतना ही तो है कि तुम ज्यादा उत्पादन करके उसको समान मात्रा में बांट देते हो, और पूंजीवाद में वो कुछ लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, और यहां सारे फायदा उठाते हैं। करते तो तुम भी भारी उत्पादन हो। तो ऐसा करके, और ये आलोचना करते हैं जो डीप इकोलॉजी वाले हैं, वो किसकी? सोशियो इकोलॉजिज्म की या समाजवादी परिस्थितिवाद की। तो फिर जर्मनी के कुछ जो ग्रीन्स है, जर्मन ग्रीन्स बोलते हैं। अब मैं कह रहा हूं जर्मन ग्रीन्स, इसका मतलब क्या है? वो आंदोलन जिसके सेंटर में बताओ व्यक्ति है या इकोलॉजी है? जर्मन ग्रीन कह रहा हूं तो मैं, इकोलॉजी उसके सेंटर में। उन्होंने कहा कि नो लेफ्ट नो राइट, ओनली फॉरवर्ड। न हम वामपंथी है, न ही हम दक्षिणपंथी है, हम सब क्या है? हम आगे देखते हैं, और आगे देखेंगे तो हम सीधा किसकी तरफ देखेंगे? ग्रीन की तरफ देखेंगे। ये रेड वाले क्रांति तो करवाते हैं मजदूरों के नाम के ऊपर, और उसके बाद में खुद किसका प्रदूषण करते हैं? ग्रीन का। तो इसका तात्पर्य ये है कि समाजवादी जो परिस्थितिवाद है उसके पास कोई समाधान नहीं है पर्यावरण प्रदूषण का। कौन कहते हैं? ये जो ग्रीन वाले हैं ये कहते हैं। डीप इकोलॉजी कहती है कि ये झूठे बोल रहे हैं, पूंजीवाद के खात्मे से कभी भी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान नहीं होता। अगर होता तो पूर्वी यूरोप में पर्यावरण प्रदूषण समाप्त हो चुका होता, यूएसएसआर में पर्यावरण प्रदूषण समाप्त हो चुका होता, और कम से कम अपने पड़ोस में चीन में तो पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। ये भी उतनी फैक्ट्रियां लगाते हैं, ये भी भूख को ही बढ़ाते हैं, क्योंकि ये भी कैसा दर्शन है? ये भी उदारवाद की तरह भौतिकतावादी दर्शन है। आप मानते हो क्या कि भौतिकतावादी दर्शन है? चलो मुझे उदाहरण दो कि समाजवाद एक भौतिकतावादी दर्शन है। ये तो है ही भौतिकतावादी। इसका तो मूल तत्व ही कहां से शुरू होता है? कार्ल मार्क्स कहता है ये वर्ल्ड है, ये मटेरियलिस्टिक है, और आर्थिक तत्व ही
मूल तत्व है। तो आर्थिक तत्व भौतिक तत्व भी तो होते हैं, फैक्ट्रियां, जमीन, ये सारे। तो ये तो खुद किसको बढ़ावा देता है? भोगवाद और भौतिकतावाद को बढ़ावा देता है। इतना ही तो है कि गरीबों के पास भोग करने के लिए साधन कम है, तो पूंजीपतियों से छीन कर वो भोग के साधन किसको दे दो? गरीबों को दे दो, बस हो गया काम। करना तो भोग ही है। तो ये आप बताओ कि ये इको सेंट्रिक है या ह्यूमन सेंट्रिक है? ये फिर ह्यूमन सेंट्रिक है ये विचारधारा। तो इसमें इसके पास कोई समाधान नहीं है। दूसरा करते हैं, एक और है, ये नारीवादी कर लेते हैं। सॉरी, हाँ, नारीवादी पारिस्थितिकवाद। फेमिनिस्ट इकोलॉजिज्म, नारीवादी पारिस्थितिकवाद। ये कहती है कि ये जो पुरुष होता है ना, ये प्रभुत्वशाली होता है, तो ये स्त्री पे भी प्रभुत्व रखता है और पर्यावरण पे भी प्रभुत्व रखता है। संसाधनों की जो भूख होती है, ये पुरुष की नेचर में छुपी होती है, शक्ति की भूख। इस शक्ति की भूख को वो पूरा करने के लिए संसाधन एकत्रित करना चाहता है ताकि ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। वो ज्यादा संसाधन एकत्रित करता है तो वो ज्यादा उद्योग लगाता है, ज्यादा भोग करता है, ज्यादा भौतिकतावादी होती है। परिणाम स्वरूप पुरुष मूल आधार है, पितृसत्तात्मकता मूल आधार है पर्यावरण के प्रदूषण का। तो ये कहते हैं कि ये जो कल्चरल पुरुष होता है, सभ्य पुरुष होता है, ये नेचुरल नारी के ऊपर क्या रखता है? सुपरमेसी रखता है। सभ्य पुरुष, देखिए कह क्या रही हैं, इनका कहना है सभ्य पुरुष और प्राकृतिक नारी। पुरुष अपने आप को क्या बना रहे हैं? सभ्यता। सभ्यता का पूरा ठेका किसके पास है? पुरुषों के पास। जितना भी डेवलपमेंट है, जितने भी आज तक आविष्कार हुए हैं, और हम ये कहते आए हैं कि सभ्यता विकसित होती जा रही है, और इस जितने से सभ्यता विकसित होती जा रही है, आदमी उतना ही ज्यादा सुखी होता जा रहा है। तो क्या सभ्यता के विकास के साथ जो जिसके मूल में मूलतः पुरुष ही है, तो क्या उससे हम सुखी हो गए हैं क्या? आज जो हम मरने की कगार पे खड़े हैं, ये पहला और द्वितीय विश्व युद्ध था। हम कह रहे हैं हम सभ्य हो गए हैं, तो ये क्या था? कितने लोग हमने मारे। हम कह रहे हैं कि सभ्यता के साथ साथ सुख बढ़ता जा रहा है, हमने नई नई चीजों का आविष्कार कर लिया। पहले हम चीजों को कच्चा खाते थे, फिर हमने, एक पुरुष ने एक दिन दो क्या बिड़ाए? पत्थर बिड़ाए, और हमने क्या पैदा कर ली? फिर हमने कहा आग पैदा कर ली, तो हम और सभ्य हो गए। अब हमने पशुओं को पका के खाना शुरू कर दिया, फिर हमने नदियों को बांधना शुरू कर दिया, उसके पानी का उपयोग करने लगे, फिर हम घरों में आ गए, जंगल हमने छोड़ दिए। और जैसे जैसे हम बढ़ते गए, देखो हम कितने सुखी होते गए, क्योंकि हमने प्रकृति पे क्या स्थापित कर लिया? नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्रकृति हमें पहले क्या करती थी? हमें डराती थी, वो बर्फ लेके आती थी और हमें कंपाती थी, हम कांपते थे। हमने क्या किया? पत्थर बिड़ाई, क्या जला ली? आग जला ली और आग के पास बैठ गई। अब प्रकृति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। प्रकृति हमें कभी भूख मारती थी कि ये तो मौसम है, इस मौसम में तो आलू पैदा ही नहीं हो गए, तो हमने क्या किया? आलू का स्टोर करना सीख लिया। तो ऐसे करके हमने प्रकृति पे नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो हम ये सोचते हैं कि प्रकृति पे नियंत्रण जैसे जैसे स्थापित करते गए ना, हम सभ्य होते गए, और इस सभ्यता से हमारे सुख बढ़ते गए। तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले जो है, डीप टेक्नोलॉजी, ये कहते हैं आप सुखी नहीं हुए हैं, आप उससे ज्यादा क्या हो गए? पहले से ज्यादा दुखी हो गए। पहले आप आनंदपूर्वक रहते थे, अब परमाणु बम आ गए हैं, 2 विश्व युद्ध हो गए हैं, देशों में बुरी तरह से झगड़ा चल रहा है, समाज में धर्म और जातियों के नाम पे अशांति फैली हो रही है। तो सुख कहां आए हैं? क्या आए हैं? दुख आए। कोई परमाणु बम नहीं था, कोई विश्व युद्ध नहीं था, कोई संसाधनों लेकर झगड़ा नहीं था, कोई धर्म नहीं था, सारे लोग आराम से जंगलों में रहते थे। तो वो ज्यादा सही स्थिति थी ना। और ये सब पैदा किसने किया है? सभ्यता के नाम के ऊपर ये व्याख्याएं पुरुषों की है। उत्तराधुनिकतावाद ये तो कहता है कि ये सब हमारी व्याख्याएं हैं कि हम सभ्य हो गए, सुखी हो गए। सभ्य हो गए, सुखी नहीं होते, हम दुखी भी तो हो सकते हैं। तो ये नारी है ना, ये ज्यादा टच में किसके रहती है? ये प्रकृति के। ये सभ्यता का ठेका नहीं लेती, ये प्रकृति में ही ज्यादा सुख खोजती है। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी है ना, उसको देवी की तरह पूजा जाता है। जेम्स लवलॉक की जो संकल्पना है गाया, गाया भी एक ग्रीक देवी है। हम खुद धरती को माता मानते हैं।
तो ये कहता है कि सभ्य पुरुष प्राकृतिक नारी के ऊपर जो सुपरमेसी रखता है, यही मूल कारण है काय का, पर्यावरण प्रदूषण का। तो क्या किया जाए? तो नारियों में ऐसा क्या होता है कि नारियां है ना, वो नेचुरली कैसी होती है, सॉफ्ट होती है अपने विचारों में और हृदय और भावों के अंदर। इनमें कौन से भाव होते हैं? केयरिंग नेचर होती है, देखभाल के भाव होते हैं। इनमें जीवन देने के भाव होते हैं, लेने के भाव नहीं होते। तो ये नेचर इनकी सॉफ्ट होती है, केयरिंग नेचर होती है, ये जियो और जीनोदय में विश्वास करती है। इसलिए प्रकृति को पुरुष नहीं बचा सकता। सिर्फ कौन बचा सकती है? महिलाएं बचा सकती है, नारियां बचा सकती है। वो जैसे अपने संतानों को पालती है, वैसे वो पेड़ पौधे भी पाल सकती है। पुरुष तो एक ही काम कर सकता है कि वो कुल्हाड़ा ला के पेड़ काट सकता है, पेड़ लगाता नहीं है, क्योंकि उसकी भूख अपरंपार होती है, तो वो तो काटता है और औरतें बचाती है। तो ये है नारीवादी परिस्थितिवाद। वो कहते नारी के स्वभाव में ही प्राकृतिक और प्रकृति संरक्षण के गुण छुपे हुए होते हैं, तो यही बचा सकती है। तो क्या समाप्त करना पड़ेगा? ये जो मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, ये जो पुरुष प्रभुत्वशाली पितृसत्तात्मक समाज है, इसकी संरचना को बदलना होगा और इसको नारीवाद की ओर लेके जाना होगा। ऐसे ही विचारकों में दो विचारक हैं, एक है कैरोलिन मर्चेंट और एक है मेरी डाली। ऐसी अपने भी पाई जाती है वंदना शिवा। याद आया आपको वंदना शिवा? वंदना शिवा, तो वंदना शिवा, कैरोलिन मर्चेंट और मेरी डाली, ये वो हैं जो नारीवादी परिस्थितिवादी है, जो पितृसत्तात्मकता को समाप्त करके और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहती। कैरोलिन मर्चेंट, इसकी पुस्तक है एक रेडिकल इकोलॉजी के नाम से। कैरोलिन मर्चेंट, वंदना शिवा और मेरी डाली। अब हमारे पास देखिए समाजवाद रुडोल्फ बैरो का हो गया है, नारीवाद कैरोलिन मर्चेंट का, वंदना शिवा का और मेरी डाली का हो गया है। अब एक प्रकार का और रह गया है, वो है अराजकतावादी। इको अनार्किज्म बोलते हैं उसको, अराजकतावादी। ये और चर्चा कर लेते, थोड़ी देर में ये सारे याद हो जाएंगे आपके, क्योंकि अभी मैं आपसे पूछूंगा तब आपके ध्यान केंद्रित होगा इसकी साइड में। अब हम एक और कर रहे हैं, वो है इको अनार्किज्म। इको अनार्किज्म होता है अराजकतावादी पारिस्थितिकीयवाद, और ये है जिसकी हम थोड़ी देर पर पहले चर्चा करें, किसका? मुरे बुकचिन का। मुरे बुकचिन ये कहता है कि जो राज्य है ये शक्ति का प्रयोग करता है। यहां राज्य पे नियंत्रण के लिए शक्ति का संघर्ष होता है, क्यों? शक्ति का प्रतीक है। समस्त प्रकार के जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, उनका मूल कारण कौन है? ये राज्य है। राज्य है हर चीज के सेंटर में। चलो, राज्य क्या करता है? राज्य ये चाहता है मेरी शक्ति बढ़े, इसलिए वो चाहे वो समाजवादी हो और चाहे वो पूंजीवादी हो, ये भौतिक संसाधनों के भोग को बढ़ावा देता है। राज्य शक्ति का प्रतीक है। विभिन्न जो वर्ग होते हैं इस राज्य पे कब्जा करने के लिए क्या बढ़ाना चाहते हैं? अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप क्या है कि निरंकुशता पनपती है, हिंसा पनपती है, भोग पनपता है, बुराइयां पनपती है। तो लोग क्या करते हैं, जब भोग हिंसा ये है तो ये शक्ति को लेके तो होते सारी। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं? भौतिक संसाधनों का एकत्रीकरण करते हैं ताकि अपनी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। अब ये शक्ति को बढ़ा के और राज्य पे क्या करना चाहते हैं? कब्जा करना चाहते हैं।
तो ये जो राज्य जब तक होगा तब तक शक्ति की भूख रहेगी, और जब तक शक्ति की भूख रहेगी तब तक उसको मिटाने के लिए आप प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा करेंगे। कैसे करते हैं? अब बताओ, रशिया है, अब रशिया क्या कर रहा है? युद्ध शुरू हो गया, यूक्रेन पे युद्ध बोल दिया है। अब इस युद्ध के बाद रशिया अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर क्या रहा है? आप ये कह रहे होंगे कि वो अपनी सेना भर्ती कर रहा है, वो हथियार बना रहा है। अब वो सेना भर्ती कर रहा है, हथियार बना रहा है, उसके लिए क्या चाहिए? उसको पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहां से कमा रहा है बताओ? वो ज्यादा से ज्यादा तेल और गैस निकाल रहा है। तो वो जितना ही ज्यादा तेल और गैस निकालेगा, पर्यावरण का प्रदूषण उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जो युद्ध है, हिंसा है, ये सारे के सारे, और ये जो शक्ति के प्रति प्रेम है विभिन्न देशों के अंदर, ये पर्यावरण को क्या करता है? प्रदूषित करता है। तो देश शक्तिशाली होने के लिए हम भी जानते हैं कि ये शक्ति क्या होती है? आर्थिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होती है। तो कोई भी देश अपनी आर्थिक शक्ति अगर बढ़ाना चाहता है तो वो कैसे बढ़ा सकता है? वही है, उद्योग लगाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का भोग करेगा, अपनी जमीन खोदेगा, वहां से सोना चांदी कोयला जो भी निकलेगा उसको निकालेगा खोजबीन करके, फिर कहेगा मेरे पास इतने साधन है, मेरे पास इतनी शक्ति है। अब ये जो शक्ति की विभिन्न देशों के मध्य होड़ मचती है, ये शक्ति की होड़ पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देती है। क्योंकि शक्ति का एक प्रकार कौन सा है? आर्थिक शक्ति है। आप कहते थे सैन्य शक्ति भी उसका एक प्रकार है। तो सैन्य शक्ति में हथियार होते हैं, हथियारों में लोहा और ये सारी चीजें लगती है। ये भी तो कहां से निकलती है? ये धरती से निकलती है। चलो मान लेते हैं शक्ति का एक प्रकार है वो सैन्य शक्ति भी होती है, आर्थिक शक्ति नहीं है। तो इसी सैन्य शक्ति में एक परमाणु बम भी आते हैं। तो परमाणु बम है वो पर्यावरण का संरक्षण करते हैं या गड़बड़ करते हैं? ये गड़बड़ करते हैं, तो पर्यावरण का प्रदूषण करते हैं। तो ये जो राज्य है और राज्य की जो संरचना है, ये युद्धों और शक्ति प्रेम की वजह से पर्यावरण का प्रदूषण करती है। तो मुरे बुकचिन कहता है किसको समाप्त कर दो? राज्य को समाप्त कर दो। गांधी जी हैं, क्रोपोक्टिन है, बाकुनिन है, प्रुंदो है, ये सारे लोग भी कहते हैं कि राज्य शोषणकारी होता है, इसमें व्यक्ति का आध्यात्मिक और नैतिक विकास है, इसलिए राज्य को क्या कर दो? समाप्त कर दो। तो ये भी वैसे ही राज्य को समाप्त करना चाहता है। गांधी जी तो इसलिए कहते हैं समाप्त करना चाहते हैं कि राज्य हिंसा करता है भारी मात्रा में। सारी हिंसा किसके पास इकट्ठी हो जाती है? राज्य के पास। मैक्स वेबर की परिभाषा पढ़ो कभी। मैक्स वेबर ये कहता है कि राज्य वो भौगोलिक संरचना है जिसके पास हिंसा का वैध एकाधिकार होता है, हिंसा करने का लीगली सर्टिफिकेट होता है उसके पास, और वो भी एक के पास ही होता है, औरों के पास है नहीं होता। वैध एकाधिकार होता है हिंसा करने का। तो गांधी जी कहते हैं इस राज्य से पीछा छुड़ाओ। ये थोरो है, ये रशिया वाला वो जिसने लियो टोल्स्टॉय है, ये सारे कहते हैं कि राज्य है ये अनैतिक करता है व्यक्ति को, और उसकी नैतिकता में क्या डालता है? बाधा डालता है। इसलिए खत्म कर दो इसको। ये क्रोपोक्टिन और बाकुनिन और प्रोंदो ये कहते हैं कि आर्थिक शोषण को बढ़ावा देता है। ये एक वर्ग का होता है, ये वर्गीय राज्य होता है। तो ये क्या करता है? एक वर्ग से दूसरे वर्ग का क्या करवाता है? शोषण करवाता है। ये पूंजीपतियों के हक में काम करता है और गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का शोषण करवाते हैं। राज्य को समाप्त कर दो। मुरे बुकचिन कह रहा है कि इसलिए समाप्त नहीं कर दो कि हिंसा को बढ़ावा देता है, इसलिए समाप्त नहीं कर दो कि ये वर्गीय शोषण को बढ़ावा देता है, इसलिए समाप्त कर दो कि कौन से प्रदूषण को बढ़ावा देता है? पर्यावरणीय प्रदूषण को। तो गांधी जी हिंसा की वजह से, और ये जो क्रोपोक्टिन बाकुनिन प्रोंदो है ये वर्गीय शोषण की वजह से, और थोरो है और ये आपका लियो टोल्स्टॉय है, ये नैतिक पतन की वजह से राज्य को क्या करना चाहते हैं? समाप्त करना चाहते हैं। तो बताओ, अराजकतावादियों के नजर में राज्य आवश्यक बुराई है या अनावश्यक बुराई है? राज्य का, इसको समाप्त कर दो। तो मुरे बुकचिन बोला राज्य समाप्त हो जाएगा तो फिर पर्यावरण का क्या होगा? कि जैसे राज्य समाप्त हो जाएगा ना, तो लोग छोटी छोटी विकेंद्रीकृत सोसाइटियों में हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ सहभागिता और बंधुता पूर्वक रहेंगे। समाज विकेंद्रित हो जाएगा, छोटी छोटी स्वायत्त इकाइयां हो जाएगी, वो प्रकृति के निकट रहेंगे वो लोग, उनमें भोग की भावनाएं कम हो जाएगी। तो राज्य की बजाय क्या आ जाएंगे?
स्वायत्त समुदाय आ जाएंगे। ये छोटे छोटे होंगे, ये बहुत बड़े नहीं होंगे, क्यों? बहुत बड़े तो भूख पैदा होती है ना, कि ये हमारी भूमि है, ये जो नेताओं की बेहूक होती है, ये बड़े बड़े देश पैदा करती है। छोटे छोटे स्वायत्त समुदाय होंगे, आपस में बंधुता पूर्वक रहेंगे। यहाँ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा, ये डिसेंट्रलाइज्ड होगी यहाँ पावर जो भी होगी। और ये है ना फिर रिटर्न टू नेचर होंगे, या फिर ये बिल्कुल ऐसे समुदाय किसके पास रहते हैं? प्रकृति के पास रहते हैं। इनमें आपस में कोई कंपटीशन है नहीं होता, इनमें तो बंधुता होता है आपस में। तो अब ये बताओ कि ये जो भूख है, आपने आदिवासी समाज देखे होंगे, ये कितने के पेड़ काटते हैं? कोई भी आदिवासी कभी भी कोई पेड़ नहीं काटता। अपन कहते हैं हम सभ्य हैं, और वो क्या है? असभ्य। आप सही बताओ, अपन इन भीलों को, ग्रासियों को, इनको किस नजर से देखते हैं? असभ्य है कि ये है? इनको कपड़े पहनने का सूर नहीं है, बोलने का सूर नहीं है, ये साफ नहीं रहते। सभ्य सभ्य ठेका आप किसने ले रखा है? अपन ने ले रखा है। तो ये क्या करते हैं? कभी पेड़ नहीं काटते। ये क्या करते हैं? जो चीजें नीचे गिर गई है ना, उनका उपभोग करते हैं। नीचे पत्ते गिर गए हैं, या नीचे क्या हुआ, बेर गिर गए हैं, इन्हीं चीजों को इकट्ठा करते हैं, पेड़ नहीं काटते। अगर ये पेड़ काटते तो वन आज होते ही नहीं। पेड़ तो ये काटते हैं हम जैसे लोग, जो पेड़ों का ठेका लेते हैं, जो पूंजीपति है, उद्योगपति है। ये सरकार से क्या करते हैं? जंगल को अपने नाम करवा लेते हैं, और फिर पूरे पूरे जंगल को साफ करके नीचे से सोना, कोयला, चांदी, तांबा ये निकालते हैं। और फिर नक्सलवाद फिर भड़कता है जब ऐसे होता है। तो आदिवासी स्वायत्त छोटे छोटे समुदाय होते हैं, ये कभी भी प्रकृति का क्षरण नहीं करते, ये इनमें ज्यादा इच्छा ही नहीं होती। तो ये है ऐसा समाज जब बनेगा। तो मुरे बुकचिन कहता है कि इसके लिए किसको समाप्त करना होगा? राज्य को समाप्त करना होगा। तो ये कौन सा इकोलॉजी है? ये एनार्किस्ट इकोलॉजी है। राज्य नहीं होगा तो छोटे छोटे समुदाय होंगे, वो सुखपूर्वक रहेंगे, छोटे छोटी उनकी इच्छाएं होगी, और प्रकृति के नजदीक रहेंगे। तो हमने देखिए, अब बताओ आपको क्या बदलना है? समाज की जो ढांचा है ना, उसको बदल दो। समाज का ढांचा पूंजीवादी है, रुडोल्फ बेरा कह रहा है उसको कैसा कर दो? समाजवादी। समाज का ढांचा है वो पुरुषवादी है, उसको नारीवादी कर दो। कौन कह रही है? मेरी डाली है, कैरोलिन मर्चेंट है। और ये ढांचा, इसमें राज्य महत्वपूर्ण है, संप्रभुता महत्वपूर्ण, इसको समाप्त कर दो, इसको स्वायत्त कर दो, राज्य को समाप्त कर दो, अराजकतावाद लेके आओ। कौन कह रहा है? मुरे बुकचिन कह रहा है। अब हमारे पास एक और प्रकार का इकोलॉजिज्म है, उसको हम बोलते हैं उग्र पारिस्थितिकवाद। ये है गैरेट हार्डिन का। गैरेट हार्डिन को कब किया था, याद आ रहा है? कल चर्चा कर रहे थे जब हमने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की थी, कि जो कॉमन चीजें हैं ना, इनके ऊपर जो कब्जा करने की होड़ है ना, ट्रेजेडी पैदा करती है। कि हर चीज हमारे पास हो, समुद्र हमारे हो, आसमान हमारा हो, ग्लेशियर हमारे हो, उत्तरी ध्रुव पे हम कब्जा कर लें, दक्षिण ध्रुव हम कब्जा कर लें, ठीक है। और ये चीन कह रहा है मैं करूंगा दक्षिण चीन सागर पे, अमेरिका कह रहा है मैं तेरे को कब्जा नहीं करने दूंगा। ये सब क्या है? ये कॉमन्स है जिन पे हम सब, हमारी भूख है, इस पे कब्जा करना चाहती है। ये साझी संपत्तियां हैं। अब हम कर रहे हैं उग्र पारिस्थितिकी, किसकी? गैरेट हार्डिन की। गैरेट हार्डिन है, ये सेलो इकोलॉजी है इसकी। ये कहता है कि इस पृथ्वी के ऊपर ना संसाधन तो सीमित है। देखो, संसाधन सीमित है। चूंकि संसाधन सीमित है, तो कल हम एक थ्योरी पढ़ चुके थे केनेथ बोल्डिंग की, कि पृथ्वी कैसी है? एक स्पेस शिप की तरह है, जो स्पेस में जो शिप जाता है उसकी तरह है। उनके पास संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। ऐसी पृथ्वी है, पृथ्वी संसाधन सीमित है, अनलिमिटेड चीजें, पानी है, चाहे हवा है, मिट्टी है, ये सब कुछ सीमित है। संसाधन सीमित है और जनसंख्या ज्यादा है, तो क्या करो? तो ये कहते हैं एक ही रेडिकल तरीका है, जनसंख्या को साफ कर दो। जो वृद्ध है, जो दिव्यांग है, और ऐसे लोगों को साफ कर दो, तो ये धरती पे बोझ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये ऐसा तरीका बताता है कौन? गैरेट हार्डिन। तो बहुत ही खतरनाक तरीका। ऐसे तरीकों हम कौन सा तरीका कह रहे हैं? रेडिकल तरीका कह रहे हैं, कि जो दिव्यांग है, या फिर जो बीमार हैं, और ये बहुत सारे जो पशु जो काम के नहीं है, जो पृथ्वी पे बोझ बने हुए हैं, या अनाज तो खाते ही हैं, इनको साफ कर दो। ऐसे करके, और ये उग्र परिस्थिति लेके आता है गैरेट हार्डिन। कई बार ओ तरीको ठीक है,
ये ठीक नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक तरीका है। क्योंकि है क्या हुआ? अरे यार गलत ऐसे बात गलत बातें मत क्या करो, देखो ऐसे नहीं। मैं तो गैरेट हार्डन की चर्चा कर रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ इसका एक गलत तरीका है। देखिए जो भोग करते हैं ना, वो ये थोड़ी करते हैं, भोग तो करता है पूंजीपति, भोग तो करता है अमीर। तो समाप्त पहले उनको करो तो अपने आप ही भोग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नियंत्रण तो उन पे स्थापित करने की जरूरत है। अब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? डीप इकोलॉजी की। गलत बात मत कह रहे हो, देखो क्लास। डीप इकोलॉजी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये किसकी है? अर्नेनेस की। अर्नेनेस है, ये नॉर्वे का है, एक दार्शनिक फिलोसोफर है अर्नेनेस, नॉर्वे का। और हमने ये देखा था कि इसके ऊपर प्रभाव है गांधीकार ऐसे लोगों का। अर्नेनेस इसने डीप इकोलॉजी का आइडिया दिया है। ये डीप इकोलॉजी है, अब आप एक ही समझ से समझ जाएंगे, ये इकोसेंट्रिक है। डीप इकोलॉजी इकोसेंट्रिक है, ये इको फिलोसॉफी पे बल देती है। इको फिलोसॉफी ऐसा दर्शन जिसके केंद्र में कौन हो? इकोलॉजी हो, पर्यावरण हो, परिस्थितिवाद हो। इसके सेंटर में ये ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है, बल्कि क्या है? ये इकोसेंट्रिक है। तो एक होती है ह्यूमन सेंट्रिक, वो तो होती है सेलो इकोलॉजी, और एक होती है इकोसेंट्रिक, वो होती है डीप इकोलॉजी। तो डीप इकोलॉजी में क्या किया जाएगा? जनसंख्या वृद्धि कम होगी, हम सादा जीवन और उच्च विचार रखेंगे, संसाधनों का भोग कम करेंगे, प्रतियोगिता कम करेंगे, तो ऐसे करके और हम समाज में सुधार करेंगे। तो अब ये कौन सी इकोलॉजी है? डीप इकोलॉजी। इसका कौन है प्रणेता? अर्नेनेस। तो हमने कितने प्रकार की इकोलॉजी की? उदारवादी, सामाजिक परिस्थिति की या सोशल वाली, उसके बाद रेडिकल, उसके बाद डीप इकोलॉजी। तो अर्नेनेस की याद रखना, डीप इकोलॉजी। अब मुझे बताओ, इतनी जितनी पहले की है हमने, इनको एक बार सबको ही हटा दूं मैं, तो उनमें से आप मुझे ये बताओ कि इसमें सेलो कौन कौन सी और डीप कौन कौन सी है? सेलो उथली उथली सी जो माहौल बनाती है, उदारवादी, समाजवादी, और कौन सी? ये अराजकतावादी मुझे वैसी लगती है। नारीवादी डीप में आती है, नारीवादी डीप इकोलॉजी है। और ये वाली गैरेट हार्डिन वाली जो रेडिकल इकोलॉजी है, ये भी डीप नहीं है, मुझे नहीं लगता ये डीप है। क्या डीप होती तो भोग पे क्या लगाती? प्रतिबंध लगाती। ये तो क्या करती है कि चूंकि ये पहले ही कुछ पिछड़े हुए लोग हैं, इनको समाप्त करना आसान है, तो ये काम करो ना। ये इकोलॉजी दी है, ये तो आदमी को समाप्त करके और बैलेंस बनाना चाहता है। तो हम कुल मिला के अर्नेनेस की किसकी तरफ ध्यान दें? डीप इकोलॉजी। वो है सादा जीवन और उच्च विचार। ये हमने भांति भांति की इकोलॉजी की। अब मैं लिखता जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाए। लिबरल, हरित पूंजीवाद, ग्रीन कैपिटलिज्म। उसके बाद आ गया सोशो, कितने प्रकार की? रटना मत, 3 प्रकार की। ये विचार है किसका? कि सामाजिक संरचनाएं बदलो, पर्यावरणीय समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। बुकचिन का, ठीक है, बुकचिन का है। फिर इसको हमने कितने भागों में बांटा? 3। कि एक तो हम समाजवाद लाएंगे, तो सोशियो इकोलॉजी। दूसरा हम नारीवाद लाएंगे, तो फेमिनिस्ट वाली इकोलॉजी। और तीसरा हम अराजकतावाद लाएंगे। समाजवादी कौन है? रुडोल्फ बेहरो है, रेड टू ग्रीन। नारीवादी कैरोलिन मर्चेंट है, और ठीक है मेरी डाली है। अराजकतावादी ये मुरे बुकचिन। फिर उसके बाद हमने रेडिकल किया था। रेडिकल में कौन था बताओ? गैरेट हार्डिन था। और अंत में हमने जो सबसे महत्वपूर्ण वो किया था, डीप इकोलॉजी। ये किसका किया था? अर्नेनेस का किया था। अब विचारकों के नाम आपको थोड़े थोड़े याद है। ये कौन कौन से मुख्य विचारक हैं जिन्होंने हरित
आइडियोलॉजी के ऊपर, ग्रीन आइडियोलॉजी, हरित विचारधारा के ऊपर काम किया है या जुड़े हुए हैं इससे। तो कुछ विचार को आपने बिल्कुल अभी याद किए हैं। ऐसे ही एक व्यक्तियों में है शुमाकर, FM शुमाकर। एक तो शुमाकर वो था जो जर्मनी का था और वो कारें चलाया करता था, बाद में एक्सीडेंट हो गया था उसका। वो बिंका के बेटो भाई है, ठीक है। ये ब्रिटेन का है, वो जर्मनी का था शुमाकर। इसकी पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। गांधी सेन से बहुत प्रभावित है, बौद्ध धर्म से प्रभावित है शुमाकर। उसके बाद एक हमने नारीवादी वो की थी, कैरोलिन मर्चेंट। इसकी एक पुस्तक की थी रेडिकल इकोलॉजी। एक और था डेथ ऑफ नेचर, इसकी डेथ ऑफ नेचर। कैरोलिन मर्चेंट। एक हमने ये तो चर्चा की थी किसकी, अर्ने नेस की। ये सादा जीवन जिया करता था और झोंपड़ी बना के रहता था नॉर्वे के पहाड़ों में अकेला ही। अर्ने नेस की कौन सी इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी। उसके बाद ये किया ही था गैरेट हार्डिन, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स खतरनाक है, और इसकी कौन सी इकोलॉजी थी बताओ, रेडिकल इकोलॉजी। गैरेट हार्डन की रेडिकल इकोलॉजी, इसकी पुस्तक भी देख लेना। फिर हमने ये किया था जेम्स लवलॉक। इसकी कौन सी संकल्पना है बताओ, गाया संकल्पना। अब ये गाया संकल्पना क्या समझाना चाह रही है? हाँ, कि आप अपने आप को ज्यादा घमंडी मत समझो। अगर मनुष्य स्वामित्व का भाव रखता है तो प्रकृति भी सेल्फ रेगुलेटिंग का भाव रखती है, उसमें सब क्षमता होती है परिवर्तन करने की। तो आपने उसके साथ गड़बड़ की तो वो भी आपके साथ गड़बड़ करेगी। ये गाया जेम्स लवलॉक की। फिर ये अपने किया था अपने वंदना शिवा और प्रताप चटर्जी। ये भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणवेता हैं जो पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं, फिलोसॉफी से जुड़े हुए। चलो, ये शुमाकर, मर्चेंट, अर्ने नेस, हार्डिन, लवलॉक, वंदना शिवा, ये हमने चर्चाएं की। ये इनका संबंध किससे है? इकोलॉजी से। तो एक आइडियोलॉजी और कंप्लीट हो गई, कौन सी? ग्रीन आइडियोलॉजी या पारिस्थितिकीयवाद है। अच्छा, पर्यावरणीय जाति भेद क्या? वंदना, ये कई बार करवा दिया आपने, ध्यान नहीं दिया, और करवा देता हूं। वंदना शिवा, इसका एक शब्दावली है पर्यावरणीय जाति भेद, एनवायरमेंटल अपार्थाडिक्स या रंग भेद कह दो। अपार्थाडिक्स रंग भेद होता है। वंदना शिवा की सिंपल सी थ्योरी है ये, पर्यावरणीय जाति भेद। देखिए, अभी कई प्रकार के भेद हैं, ये अपने इनकी चर्चा कम करते हैं। आजकल ये धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा दिखने लगा है ये वाला। जैसे जैसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, समाज में दो वर्ग उभरने लगते हैं। एक जो अमीर होते हैं, दूसरे जो गरीब होते हैं। अमीर है उसके ऊपर पर्यावरण प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालता। किस पे डालता है? गरीब पे। तो पर्यावरण के आधार पे भी समाज में दो वर्ग हो जाते हैं। एक जो पर्यावरणीय दृष्टि से गरीब है, यानी पर्यावरण का प्रकोप झेलते हैं, और दूसरे जिन पे पर्यावरण कोई प्रभाव नहीं डालता है। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बताओ क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी, अमीर क्या करेंगे? एसी के आगे सो जाएगा, गरीब बाहर झुलसेगा पेड़ के नीचे। तो उन दोनों में क्या हो गया है? भेदभाव पैदा हो गया। यही तो होता है। सामंत क्या करता है? सामंत घर पे बैठा रहता है, खेत में देखता रहता है, मजदूर पसीना बहाता रहता है, वो मजे कर लेता रहता है और वो पसीने बहाता रहता है। तो ये तो भेद होता है सामंत में और एक किसान के अंदर। यही भेद हो जाएगा। जिसके पास पर्यावरण ये प्रदूषण से बचने के साधन होंगे वो अमीर, और जिसके पास नहीं होंगे वो गरीब होगा।
अब मुद्दा यह है कि करता कोई है और बढ़ता कोई है, ये भेद भी तो वहीं से पैदा होता है। पर्यावरण का जो प्रदूषण करते हैं वो गरीब नहीं करते। गरीब के घर में ऐसी चलता है तो सीएफसी नहीं निकलती, गरीब के यहां गाड़ियां नहीं होती तो CO2 भी नहीं निकलती, गरीब के फैक्ट्रियां नहीं होती। गरीब है ना एक बाल्टी पानी लाता है और गिलास से नहाता है, और अमीर है वो पानी कहां चलाता है ऊपर से, या तो वो फुहारा चलाएगा और या वो टब भरेगा, उसको क्या बोलते हैं वो, बाथ टब, वो उसमें लेटेगा फिर। और एक आदमी एक झोटो ना बिन ज्यादा पानी लगा हुआ है, वो पड़ा रहता है मछली की तरह है। और वो कितनी बार पहले तो साबुन से भरेगा उसको, फिर नहाएगा, फिर उसको खाली करेगा, फिर शुद्ध पानी भरेगा, फिर ठंडा भरेगा, गर्म भरेगा। एक आदमी अमीर है वो दिन में हजारों लीटर पानी से नहाता है, तो प्रदूषण करता कौन है, वो अमीर। अब बताओ कि पानी का संकट कौन झेलता है, गरीब झेलता है। वो एक वो डोलू से लेके 20-20 लीटर के वो टंकियां सी लेके और कहां लगते हैं, वो लाइन में लगते हैं। ये कौन सा भेद है, पर्यावरणीय जाति भेद बोलते हैं इसको। चलिए, तो ये था वंदना शिवा का एनवायरमेंटल अपार्थाइडिक्स या पर्यावरणीय जाति भेद। अब धन्यवाद बोल दूं, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।